27 क्वेश्चन जो भी हमारे यूके SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो हमारे आए हैं, उन क्वेश्चंस को एज ए PYQ के रूप में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको FM के क्वेश्चन करवाऊंगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, बैंकिंग जिसमें हम ई बैंकिंग की बात करेंगे, और कंप्यूटर अकाउंटिंग। कंप्यूटर में 2-3 क्वेश्चन ही हमारे, ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से ई बैंकिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम वो टर्म्स लेंगे जो हमारे एग्जाम में ई बैंकिंग से रिलेटेड पूछी गई है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और अपना आंसर मुझे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आया है और वो है कॉस्ट का क्वेश्चन। अंडर FIFO मेथड स्टॉक्स आर सोन एट। सबसे पहले बात करें सर, FIFO होता क्या है? FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये कॉस्टिंग के अंदर हमारा मेथड होता है, और वो मेथड होता है हमारा मटेरियल। अगर आपने मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ा हो तो मटेरियल में बहुत सारे मेथड आते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें आता है फर्स्ट मेथड आता है, उसको हम कहते हैं FIFO। और FIFO की फुल फॉर्म क्या होती है? FIFO की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल आंसर आने शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल सभी आंसर यहां पर देते रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वो सारी बातें भी आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल वो सारी बातें भी आपको मैं एक एक करके यहां पर बता दूंगा। बिल्कुल सभी के आंसर के जवाब देंगे हम। चलिए, कुछ के आंसर पहले दे देता हूं मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए क्लास की शुरुआत में। रोही जी पूछ रहे हैं सर, फर्स्ट ग्रेड में फॉर्म EWS से बने या जनरल से? देखिए रोही जी, जनरल कैटेगरी में EWS हमारी खुद की रिजर्व कैटेगरी है। अगर आप EWS से भरते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जनरल कैटेगरी से बाहर हो गए हो, आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। और जब EWS का फायदा मिल रहा है, और अगर आप EWS के क्राइटेरिया में आ रहे हो 8 लाख रुपए, अगर 8 लाख रुपए से एनुअल में फैमिली में, तो आप EWS का सर्टिफिकेट बना सकते हो, या बनवा लिया है तो आप निश्चित रूप से उसके बेस में फॉर्म भर के बाद में उसको रिन्यूअल भी करवा देना, इस सत्र के अकॉर्डिंग नया बनवा लेना। तो देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी है, तो मैं बता देता हूं। रूही जी कह रहे हैं, उसके लिए मैं 2 बार मैसेज आया, मैं आंसर दे भी देता हूं। इसमें क्या होता है रूही जी, कि देखो जैसे मान लो जनरल कैटेगरी में जो EWS की जितनी भी सीटें आएगी वो हमारे लिए ही है। मतलब हम जनरल कैटेगरी वाले तो उसमें क्या हो जाएंगे, जनरल कैटेगरी वाले तो उसमें एलिजिबल है ही, लेकिन साथ में अगर हमारे मार्क्स EWS से अच्छे आ रहे हैं तो हम जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, और EWS की एक सीट हम हमारे रिजर्व कैटेगरी में रखेंगे, हमारे ही जनरल के स्टूडेंट्स के लिए। जनरल कैटेगरी में EWS की सीट किसी और कैटेगरी से फुल की ही नहीं जा सकती, वो फिल हमेशा जनरल कैटेगरी से होगी। इसलिए अगर आप EWS में आ रहे हो तो आप जनरल EWS से फॉर्म भर सकते हो, उसमें आपको ज्यादा फायदा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबका स्वागत है। मोहित नोटियाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिल्कुल नमस्ते, थैंक यू गुरु जी, नमस्ते नमस्ते, सभी का स्वागत है। वंदना जी कब स्टार्ट होगी क्लास? बिल्कुल वो 4:15 का टाइम था, इसलिए आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि सर क्लास जल्दी क्यों नहीं हो रही है। क्लास का टाइम ही 4:15 था, ठीक है, तो हमने 4:19 पे स्टार्ट कर दी थी, थोड़ा टेक्निकल एरर था, हमारी टीम ने चेक कर लिया। और इस बीच निशि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूही जी क्लियर है आपको? निधि जी, ओल्डेस्ट प्राइस क्या है? जो प्राइस है वो आपको मैंने बता दी, किसके लिए कह रहे हो निधि जी? ऋषा जी कह रहे हैं सर ये आंसर होगा। अभी सबकी बात करेंगे, बिल्कुल सबकी बात करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बाकी कमेंट में बीच में लेता रहूंगा, है ना। चलिए एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, सभी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, जितने भी हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, ठीक है। बाकी मोहित जी हैं, कुछ स्टूडेंट तो अनु जी हैं, ये तो जुड़ते रहते हैं, लेकिन ऋषि जी, निधि जी, रूही जी, ठीक है, वंदना जी, सभी क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को और यहां पर जो है वो आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। नमस्ते, बिल्कुल सभी का स्वागत है। जल्दी से क्लास में जो है वो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर जो है वो देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहां पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है पहले पढ़ो और फिर इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि FIFO विधि के अंतर्गत स्टॉकों को दिखाया जाएगा, मतलब स्टॉक का मूल्य कहां दिखा जाएगा, ठीक है। FIFO विधि में स्टॉक को कहां दिखाया जाता है? इट्स ओल्डेस्ट प्राइस, द मोस्ट रिसेंट प्राइसेस, द एवरेज प्राइसेस, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि ऑल ऑफ द अबव तो कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब बात करें सर मेथड्स को लेकर, तो आपने वैल्यूट्री ऑफ स्टॉक पढ़ा होगा, ठीक है। स्टॉक के ऊपर काम करता है हमारा AS2, आपने वो भी पढ़ा होगा। AS2 हमारा बात करता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को लेकर। उसमें आपने कॉस्टिंग के अंदर, आपने कॉस्ट के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा मटेरियल, जो सब कॉस्टिंग की जान है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के बिना तो कॉस्ट पूरी नहीं होती है। तो मटेरियल के अंदर हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा कि FIFO मेथड क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम आगमन
प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन, मतलब जो यूनिट पहले आई है उसको निकाल दो। जैसे मान लो यू मान के चले कि हमारे पास कुछ रिसिप्ट हुई है, समझना कुछ रिसिप्ट हुई, उसका बेस से आपको आंसर इजी लगेगा। कुछ रिसिप्ट हुई है, मान लो हमारे पास 500 यूनिट आई है, ठीक है, और वो आई है मान लो 14 अगस्त को। फिर आपके पास 600 यूनिट और आई, वो आई है मान लो 15 अगस्त को। फिर आपने क्या करी, 200 इकाइयां इश्यू कर दी। क्या कर दी? इश्यू कर दी। ये मान लो आपने 16 अगस्त को करी, और 17 अगस्त को आपके पास 400 यूनिट और आई, ठीक है। ये रिसिप्ट है, ये भी रिसिप्ट है, ये हम कह सकते हैं कि हमारा इश्यू है, ये अगेन हमारा रिसिप्ट है। 400 यूनिट्स ये आई है मान लो 17 अगस्त को, और मान लो अगेन हमने इश्यू करी 100 इकाइयां। कितनी करी है? 100 यूनिट्स, ये करी है हमने 18 अगस्त को। अब देखो फिफो मेथड क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आई है उसको पहले निर्गमित करो। तो आप सब समझ चुके होंगे जो यूनिट हमारे पास पहले आई है, इसका मतलब देखो 500 इकाई हमारे पास आई 14 अगस्त को, 600 इकाइयां 15 को आई है, और हमने इश्यू करी है 200 इकाइयां, 200 इश्यू कर दी 16 अगस्त को। ये 200 किस में से जाएगी? ये 200 इस 500 में से जाएगी। ये जो फर्स्ट इश्यू कर रहे हैं ना, आंसर ध्यान रखना आप, फर्स्ट इश्यू जो कर रहे हैं 200, ये जाएगी इस 500 में से। क्यों? क्योंकि 500 पहले आए हैं ना, तो हमारे पास 300 बचेगी। जब हमने अगेन ये इश्यू करी तो 100 भी यहां से इसी में से चली जाएगी, तो फिर इस 500 में से भी 200 बचेगी। कहने का मतलब ये हुआ, ये मेथड हमें कहता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आई है उसको पहले निकालो। तो स्टॉक जो बचेगा, स्टॉक का मतलब यहां पर कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो मुझे बताओ, जब हमारे पास इकाइयां जो पहले आ रही है वो पहले जा रही है, तो स्टॉक में कभी क्या पहले वाली इकाई रह सकती है क्या? मुझे बताओ, क्या स्टॉक में पहले वाली इकाई बच सकती है क्या? आप सब बोलेंगे सर नहीं बच सकती है। स्टॉक में कौन सी बचेगी? स्टॉक में कभी भी बचेगी ना, तो वो ये वाली बचेगी 400 यूनिट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो यहां से मिलेगा ना आपको, क्लोजिंग स्टॉक यहां बचा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब एक चीज हमें क्लियर हो चुकी है यहां पर, और सीधी सी बात है कि द मोस्ट रिसेंट प्राइसेस, सबके हाल ही की कीमतों पर, जो आपके पास सबसे हाल ही में जो लास्ट में हमारे पास जो कीमत आई है, उसी पर हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारा स्टॉक जो है वो बचने वाला है। क्या आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई है? एक बार आप मुझे अच्छे से यहां पर जो है वो बता दीजिएगा, ठीक है। एक बार ये बता दीजिएगा आप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है क्या। अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बताइए, ताकि हम जो है वो यहां पर आगे बढ़ सके, ठीक है। जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं? फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है क्या? तो फिफो क्या करता है, आपको मैंने बता दिया। फिफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब यह हुआ कि जो यूनिट पहले आएगी वो हम उसको पहले निर्गमित कर देंगे, ठीक है। इसका अपोजिट मेथड होता है लिफो के अंदर, जहां पर क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो फिफो क्या अध्ययन करता है, फिफो ये अज्यूम्स करता है कि द ओल्डेस्ट इन्वेंट्री आइटम्स आर सोल्ड फर्स्ट, जो सबसे ओल्ड हैं वो पहले बेचे जाएंगे, एंड द रिमेनिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ द लास्ट लेटेस्ट परचेज। तो फाइनली वी कैन से दैट द ओल्डेस्ट स्टॉक इज द वैल्यूड एट द मोस्ट रिसेंट प्राइसेस परचेज प्राइस। क्लियर है आप सभी को? तो यहां पर आंसर क्लियर हो चुका होगा। अब मैं बात करूं कि सर, मैं यहां पर एक बात करूं आपको, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि यहां पर सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्लोजिंग स्टॉक किसके अंदर जो है वो सबसे पुराने मूल्य पर रहेगा, तो ये होता है लिफो के अंदर। क्यों? लिफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो यहां पर लिफो के अंदर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक कहां रहेगा, लिफो के अंदर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर रहेगा, ठीक है। बाकी मेथड आपको पता होगा, क्योंकि लिफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आई है उसको पहले आउट कर दो। तो ऐसे में लिफो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक हमारा लास्ट वाले में यहां पर क्या रहेगा, जो है वो बचाएगा, ठीक है दोस्तों। लास्ट इन फर्स्ट का मतलब जो पुराना मूल्य है वो लिफो में बचेगा, और जो लेटेस्ट प्राइस वाला होगा, द मोस्ट रिसेंट प्राइस, वो हमारा कहां बचेगा, फिफो के अंदर बचेगा। क्या ये आपको चीज क्लियर हो पा रही है? ठीक है। बाकी और भी कोई स्टॉक के मेथड देखने हो तो मैं आपको बता देता हूं, वो देख लो। स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारे, इसको हम बोलेंगे इश्यू ऑफ मटेरियल। इश्यू ऑफ मटेरियल जिसमें हमारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं वो देख लो। फिफो हो गया, लिफो हो गया, हिफो हो गया, निपो हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा बेस स्टॉक प्राइस हो गया। उसके बाद हम बात करें तो इन्फ्लेटेड प्राइस हमारा हो चुका है। इन्फ्लेटेड के अगर बाद में बात करूं तो हमारा यहां पर स्टैंडर्ड प्राइस मेथड हो गया है, ठीक है, वेटेड एवरेज हो गया, और हमारा जो है वो यहां पर एक और ले लो। चलो देखो कितने स्टॉक के मेथड होते हैं, मैं आपको सारे मेथड यहां पर बताने वाला हूं। कौन कौन से मेथड होते हैं देखो आप।
स्टॉक मेथड की बात करें तो पहला होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो अभी आपको मैंने बताया, जिसको हम फिफो कहते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरी अगर मैं बात करूं तो एक होता है एवरेज। एक होता है हमारा चौथा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज के बाद आता है 5वें नंबर पे हमारा, और उसको हम बोलते हैं बेस स्ट्रोक मेथड। क्या बोलते हैं? ठीक है। 6 नंबर पे क्या आएगा? एक आपने प्राइस सुना होगा जिसको बोलते हैं इंफ्लेटेड, इंफ्लेटेड प्राइस, बढ़े हुए मूल्य पर। 7th पे आता है हमारा जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। एक होता है हमारा हिफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। और एक होता है हमारा निफो, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। शायद मेरे हिसाब से सारे मेथड मैंने बता दिए, कोई मेथड रह रहा होगा तो हम याद कर लेते हैं। लिफो फिफो ये सब हो चुके हैं हमारे, क्लियर है आप सभी को ये वाले? ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज स्टॉक या एवरेज या फिर वेटेड एवरेज, बेस स्टॉक, इंफ्लेटेड, स्टैंडर्ड, हिफो, निफो, लगभग 10 मेथड होते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे मेथड बता दिए हैं। फिफो हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगी उसको पहले निर्गमित करो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आई उसको पहले निकालो। ठीक है। एवरेज आप समझ चुके होंगे, जहां पर हम औसत लेते हैं। औसत कैसे लेते हैं? तो ऐसे लेते हैं, जैसे मान लो एक 5 इकाई वाली है, एक 6 रुपए वाली है, तो हम 11 डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो 5.5 पर इश्यू करेंगे। इश्यू प्राइस क्या होगा? 5.5। और वेटेड में हम क्या करते हैं? 100 इकाइयां अगर 5 मूल्य वाली है, प्लस 200 इकाइयां अगर 6 मूल्य वाली है, तो अपन 100 प्लस 200 ये सब करके अपन वेटेज निकालते हैं, और डिवाइड करके जो प्राइस आती है उसी प्राइस पे हम क्या करते हैं? उसी प्राइस पे हम इश्यू करते हैं। समझ में आ गया आपको? बेस स्टॉक हमेशा मानता है कि ये फिफो और लिफो का क्या होता है? एवरेज होता है। ये एवरेज होता है फिफो और लिफो का एक तरीके से एवरेज मेथड है, जो क्या कहता है बेस स्टॉक की इकाइयां, कुछ इकाइयां जो स्टॉक में हमेशा बनी हुई रहेगी, ये हमें बताता है बेस स्टॉक मेथड। ये बड़ा हुआ मूल्य इंफ्लेटेड। स्टैंडर्ड का मतलब हम एक स्टैंडर्ड प्राइस पर क्या करते हैं? जारी करते हैं। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत डेप्थ में जाके हमने डिस्कस किया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी राह देख रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़िए इसको एक बार, कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये वाला, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। और आप सब जानते हो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है, तो हम क्या निकालते हैं? तो आप सब जानते हो वो आती है हमारी वर्किंग कैपिटल। क्या आती है? वर्किंग कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या आपको ये क्लियर है? अच्छे से बता दीजिए। ठीक है। तो चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होती है, जिसको हम बोलते हैं कार्यशील पूंजी, जो हमारे लिए किसके लिए होती है? डेली रूटीन के जो एक्सपेंस होते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं कि डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो भी हमारे डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको क्या करने के लिए? उनको मिट आउट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और वर्किंग कैपिटल हमारी कैसे निकलती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसके भी 2 कंसेप्ट होते हैं, आपने पढ़े होंगे वर्किंग कैपिटल के भी। एक तो होता है ग्रोस अप्रोच। ग्रोस अप्रोच क्या कहती है? ग्रोस अप्रोच कहती है कि टोटल ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है। और एक और अप्रोच होती है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नेट अप्रोच, यानी कि शुद्ध कार्यशील पूंजी। और ये क्या कहती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर बात करें सर, करंट वर्किंग कैपिटल हमें शो क्या करती है? करंट वर्किंग कैपिटल हमें क्या कहना चाहती है? तो वर्किंग कैपिटल हमें यह कहती है कि आपके पास जो भी पूंजी है, वर्किंग कैपिटल में क्या कहती है? कि आपके पास जो भी पूंजी है, वो अगर आपके पास करंट एसेट ज्यादा है, मतलब आपके पास करंट एसेट्स अगर ज्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम हमारी करंट लायबिलिटी को, या हम कह सकते हैं कि हम हमारे जो खर्चे हैं उनको मिट आउट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त पूंजी है। कहीं ना कहीं ये रेशियो भी हमारा इस बात को शो करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे हम। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स एवरेज स्टॉक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो STR ये 6 टाइम है। कितना? अपना हमारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, जो कि हमारे पास 6 टाइम है। कितना टाइम से? 6 टाइम है। ये आपको क्लियर है क्या? एक बार बता दो। इश्यूड एट ओल्ड एज प्राइस, क्या क्वेश्चन इश्यूड के लिए बोल रहा था क्या? देख लेते वापिस।
नहीं है। स्टॉक सोन कह रहा है, देखो आप बोल रहे हो वो कंसेप्ट यहाँ पर बैठ ही नहीं रहा है। ये कह रहा है कि FIFO मेथड में स्टॉक को किस पे शो करेंगे, तो हम करेंगे मोस्ट रिसेंट प्राइस पे। क्यों? क्योंकि जो पहले आई उसको पहले निकालो, तो 500 इकाएं पहले निकल जाएगी। जब हमने 200 इश्यू की 300 बच गई, और 100 हमने यहाँ निकाली तो 300 में से 100 गई तो 200 बची। तो हम कह सकते हैं कि ये पहले जाएगा फिर ये जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, एक बार आप ये चेक कर लो फिर मुझे आप बताओ। इन्होंने क्या पूछा है वो मैं क्वेश्चन समझ गया। इश्यूड एट ओल्डेस्ट प्राइस एंड वैल्यूड एट कॉस्ट रिसेंट प्राइस, ऐसा होना चाहिए। देखो क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आते हैं, आजकल क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी होती है, हमें लगता है कि क्वेश्चन पूरा नहीं है, बट क्वेश्चन पूरा ही होता है। क्योंकि देखो हम कभी कभी चीजें एज्यूम नहीं करते हैं कि अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं तो हम एवरेज स्टॉक को ही क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं। वैसे ही यहां पर क्या आ रहा है कि FIFO मेथड में स्टॉक को शोन कैसे करोगे, तो आप जानते हो मोस्ट रिसेंट प्राइस पे आप आंसर के बेस पे, मतलब आप ऑप्शंस के बेस पे क्वेश्चन को पूरा समझ सकते हो। मेरे हिसाब से कोई ज्यादा क्वेरी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये क्वेश्चन लग रहा है बहुत टफ है लेकिन कितना चुटकियों में हल होता है अभी आप देख लेना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है आपको पास 6 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपके पास एवरेज स्टॉक दे रखा है 8000, हमारे पास एवरेज स्टॉक दे रखा है 8000 रुपीज। हमने कहा अच्छी बात है। फिर हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 25% अबोव है कॉस्ट प्राइस से। मतलब हमें क्या कह रहा है कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है, हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 25% अबोव है। क्या है? 25% अबोव ऑन कॉस्ट है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, आपको जीपी निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट आपको निकालना है। अब देखो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास सेलिंग प्राइस 25% अबोव है, किससे? कॉस्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी कॉस्ट 100 रुपए है तो हमारे पास कॉस्ट, अगर हमारे पास 100 रुपए है तो हमें यह भी पता लग गया है कि इस पे हमने प्रॉफिट कितना चार्ज किया होगा, 25 रुपए, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हमारी हो गई 125 रुपए। क्या आपको यह समझ में आया? सबसे पहले मुझे ये बताओ आप। वैसे आंसर निकाल दिया है, बिल्कुल मैं आपके आंसर से एग्री भी करता हूं, 12,000 निकाल भी लेंगे हम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि सिस्टम से आगे चल रहे हैं ताकि सारी चीजें हमको क्लियर हो जाए। सभी को हम बताना पड़ेगा तो डिटेल में जाके ही चीजें हम समझ सकते हैं। अब यहां तक मैं पहुंच गया हूं। अब मुझे पता है कि हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, आपको पता है, ओवर। नाउ अब यहां से हम सॉल्यूशन में जा रहे हैं। ये तो हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही फोकस किया था जो कि हमें गिवन है। अब हम बात करें नाउ, तो हमें क्या दे रखा है, हम फॉर्मूला जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ओवर स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, हम सब जानते हैं, कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक होता है। मानते हो इस चीज को? ठीक है। और ये चीज हमें दे रखी है, देखो आप, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम दे रखा है और कॉक्स नहीं दे रखा है, लेकिन हमें दे रखा है हमारा एवरेज स्टॉक जो कि 8000 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वापिस कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा, 8000। तो हम जानते हैं, इधर हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो हमारा कॉक्स आ गया, कॉक्स कितना आ गया, कॉक्स आ गया हमारा 48,000, 48,000 हमारा कॉक्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक, और हमें पता है कि कॉक्स नहीं दे रखा है, तो हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बेस पे, इस फॉर्मूले के बेस पे हमने कॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। कॉक्स दो तरीके से निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर कॉक्स कैसे निकालते हैं हम, सेल्स माइनस जीपी। तो अगर आपको सेल्स मिल गया है, सेल्स मिल गया है और आपको कॉक्स मिल गया है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहां पर देखो हमारे पास कॉक्स आ गया है, कॉक्स इज नाउ कितना हो गया हमारे पास 48,000, और ये कैसे आया था, ये आया था हमारा 6 × 8,000 से। मानते हो चीज को? ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ये जो कॉक्स है ना, ये 100 आ गया, कितना आ गया है, ये 100 की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब हम सब जानते हैं कि इफ कॉक्स इज 100 देन सेंस विल 125। ये मानते नहीं मानते, पहले आप मुझे बताओ। अगर मैं कहता हूं कि कॉक्स मेरा 100 है तो सेल्स मेरा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और हमें पता है कि कॉक्स कितना है हमारा, कॉक्स है हमारा 48,000। तो हम 48,000 में क्या करेंगे, इसको 100 मानेंगे, और इसको अगर आप 125 पे लाओगे तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 से कट जाएगा ये 12 बार, यानी कि हमारा सेल्स कितना आ गया, इसको आप लिखो, यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा आपको ऑफिस।
तो नाउ सेल्स बराबर कितना आ जाएगा, 12,000 इंटू 5 बराबर 60,000। ये हमारा सेल्स आ गया। और अब हमको पता है कि जब हमारी सेल्स आ गई है तो हमें पता है कि जीपी बराबर सेल्स माइनस कोक्स। तो सेल्स कितना है 60,000 माइनस कोक्स कितना है 48,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों 12,000। ये कहानी पूरी लंबी थी पर एक आसान और अच्छी कहानी थी। ठीक है, मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला किसी को दिक्कत नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन भी हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 को भी फाइनली कंप्लीट कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। सभी के 12,000 आंसर बिल्कुल सही है। मुझे पता था कि 12,000 आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि हमें पूरा सोल्व करना था, क्योंकि बिना सोल्व किए मैं आंसर बताऊंगा आपको लगेगा सर के बता रहे हैं क्या है। तो 12,000 तक पहुंचने के लिए हमें पूरी डिटेल आनी चाहिए और इसका एक तरीके से रेशियो एनालिसिस के साथ जोड़ सकते हो, इसको आपको दिक्कत नहीं है, किसी के भी साथ जोड़ो, लेकिन आंसर आपको पता चल जाना चाहिए कि कैसे आंसर यहां पर सोल्व होगा। रेशियो एनालिसिस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको फॉर्मूले वहीं से पता लगेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कोक्स अपॉन एवरेज स्टॉक होता है। तो हमें कोक्स निकालने के लिए हमने एवरेज स्टॉक को और स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो कोक्स आ गया। और जब कोक्स आ गया तो कोक्स हमें पता है कि 100 पे हैं, तभी तो हमारा 125 सेल्स हैं। तो जब कोक्स 100 हैं और वो है 48,000, तो हमारी सेल्स आ गई 60,000 और हमने सेल्स माइनस कोक्स किया तो जीपी आ गया। क्लियर है आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सबको हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। ई बैंकिंग में स्कीमिंग से क्या अभिप्राय होता है। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए होता है क्या। मल्टीपल ट्रांजेक्शन बाय वन क्रेडिट कार्ड, एक ही क्रेडिट कार्ड से अगर आप बहुत सारे व्यवहार कर रहे हो क्या, उसको कहते हैं क्या। कन्वर्जन ऑफ डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन बहुत इजी है, आसान है, जल्दी बताइए। चलिए आंसर दीजिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, स्कीमिंग आपने सब सुना होगा, जो 2 जगह पढ़ते हैं हम, हालांकि दोनों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। एक तो ई बैंकिंग में पढ़ते हैं और एक हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्राइस स्कीमिंग जिसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, स्कीमिंग वर्ड सुनते आपको वैसे पता लग गया होगा, क्योंकि बाकी के ऑप्शन में भी आपको चीजें समझ में आ गई होगी। स्कीमिंग शब्द का मतलब क्या हुआ, तो स्कीमिंग का मतलब ये होता है कि एक तरीके से कार्ड का फ्रॉड करने का तरीका होता है। स्कीमिंग इज अ टाइप ऑफ कार्ड फ्रॉड। क्या होता है यहां पे, हम कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ कार्ड फ्रॉड। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ वही इसका आंसर होगा, आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन बाय वन क्रेडिट कार्ड, ये ऑप्शन में कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब ही नहीं है कि आप डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट करो, इसको हम नहीं कहते हैं। आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स। ठीक है, फ्रॉड करने वाले, कपट करने वाले, फ्रॉड का मतलब जो धोखा देने वाले हैं, गबन करने वाले हैं। तो आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, आपको क्रेडिट कार्ड से कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करनी होती है। तो ये क्या करता है स्कीमिंग, तो स्कीमिंग इन्वॉल्व्स इलीगली कॉपिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैग्नेटिक स्ट्रिप टू अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ये क्या करता है कि कॉपी करता है इंफॉर्मेशन को, कहां से, मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के अंदर, वहां से पता करता है। ऑफन यूजिंग हिडन डिवाइसेस एट एटीएम्स और पीओस जो होते हैं, ठीक है, उस टर्मिनल्स के थ्रू ये क्या करता है, स्कीमिंग का पता यहां पर जो है वो लगाता है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। चलें आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि यूज ऑफ FIFO मेथड इज सुटेबल। अभी हमने थोड़ी देर पहले FIFO मेथड को पढ़ा था, अब हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। हमें ये बताना है कि FIFO मेथड कब सुटेबल होता है किसी फर्म या कंपनी या फैक्ट्री में। FIFO विधि का प्रयोग कब होता है, एट राइजिंग प्राइस, जब कीमत बढ़ रहे हो, या एट फॉलिंग प्राइस, कीमत घट रही हो, या अ कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमत की दशा में, या इन ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस। तो आप समझो कि देखो FIFO में क्या होता है कि आपको पता है कि हम FIFO मेथड कब यूज करें, जब हमें पता है कि कीमतें रेगुलर बढ़ रही हो। जैसे मान लो 400 यूनिट है 2 रुपए वाली, 800 रुपये यूनिट है 3 रुपए वाली, फिर वापस 700 यूनिट हमारे पास रिसीव हुई 6 रुपए वाली, और हम मान लेते हैं कि 900 यूनिट हमें रिसीव हुई 5 रुपए वाली, और हमने 300 यूनिट रिसीव करी 2.5 रुपए वाली। तो ये जब कीमत बढ़ रही हो, क्या हो, कीमत जब बढ़ रही हो, तब हम कह सकते हैं कि FIFO मेथड ज्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल रहता है।
क्यों बढ़ रही हो सर? देखो, आपको पता है कि इन्फ्लेशन कब होता है? इन्फ्लेशन होता है तब सामान्य कीमत स्तर क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन की दशा में सामान्य कीमत स्तर गिर जाता है, मतलब वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो फिफो विधि उस समय इसलिए उपयोग होती है क्योंकि फिफो में हमको पता है कि जब हमने पहले कोई माल मंगाया होगा तो वो कम कीमत पे होगा, धीरे धीरे माल की प्राइस क्या हुई होगी? माल की प्राइस जो है वो बड़ी होगी, और धीरे जब माल की प्राइस बढ़ेगी तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पहले आया वो चीज पहले निकल जाएगी। तो फिफो शो क्या करता है? हायर प्रॉफिट्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एज ओल्डर चीपर कॉस्ट आर मैच्ड विद करंट रेवेन्यूज। क्या करता है ये? हायर प्रॉफिट्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन के दौरान हमें हायर प्रॉफिट जो है वो बताता है। तो जब भी क्या होता है कि कीमतें बढ़ रही हो, इसको क्या बोलेंगे? जब प्राइसिंग राइज हो रही हो, मतलब कीमतें बढ़ रही हो, तो फिफो क्या करता है? फिफो रिपोर्ट्स लोअर कॉस्ट एंड हायर प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो पहले आई वो पहले चली गई है, तो इसमें क्या होगा कि हमें हायर प्रॉफिट होने की संभावना रहेगी। क्लियर आप सभी को? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। अच्छा, लिफो क्या करेगा? तो लिफो का आप उसके अपोजिट ले लो। फॉलिंग प्राइस में क्या हो सकता है? आपका लिफो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट प्राइस में एवरेज स्टॉक हो सकता है वैसे तो। चलिए, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया है अगेन मटेरियल से रिलेटेड। आप देखो मटेरियल के कितने क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी? इसको हम बोलते हैं ईओक्यू। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? ईओक्यू बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसे कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? आर्थिक आदेश मात्रा। ये कह रहा है कि आर्थिक आदेश मात्रा इनमें से क्या होती है? क्या किसी आदेश की लागत होती है? नहीं, ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक नहीं, इसको हम कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। रीऑर्डर भी नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। यस, डी इज द राइट आंसर। अब ये डी क्यों हुआ उसको भी समझ लेते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे पहले तो आर्थिक आदेश मात्रा। क्या कहेंगे हिंदी में? इसको कहा जाएगा आर्थिक आदेश मात्रा। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी आदेश देने की मात्रा जिस पर माल मंगवाने से, समझना, एक ऐसी आदेश मात्रा जिस पर माल मंगवाने से हमारी लागत सबसे कम आए, सबसे कम आए, इसीलिए इसको हमने क्या बोला? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये यूं कह सकते हैं कि इसमें न्यूनतम लागत आएगी, इससे कम लागत हो नहीं सकती, इसका मतलब ये हुआ। इसलिए हमने इसको क्या बोला? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सबसे मिनिमम हमारी जो है वो कॉस्ट आती है, कौन कौन सी हो सकती है? चाहे वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो प्लस कैरिंग कॉस्ट, आदेश देने की लागत और संग्रहण लागत हमारी क्या हो जाए प्यारे बच्चों? कम हो जाए, उसी को कहते हैं हम आर्थिक आदेश मात्रा। तो ये हमारा ये हो जाएगा। अब बात करें सर इसका फॉर्मूला बता दो। बिल्कुल फॉर्मूला भी बताएंगे आपको। फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको बोलते हैं हम ईओक्यू, और ईओक्यू बराबर होता है 2AO अपॉन सी। और ये किस में आएगा प्यारे बच्चों? अंडर रूट में आएगा, जहां पर ए का मतलब क्या होता है? तो वेयर ए इज इक्वल टू एनुअल कंजप्शन, ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट का मतलब पर ऑर्डर कॉस्ट, और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम इस इकाई पर माल निकालते हैं ना, तो इस इकाई पर अगर आप माल मंगाते हो तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो है वो सबसे न्यूनतम लागत आएगी। तो सबसे अच्छा हम ईओक्यू के बेस पर जो है वो माल मंगवाएं। क्योंकि देखो, अगर आप ईओक्यू पे माल नहीं मंगवाते हो और आप बोलोगे नहीं मैं तो एक ही बार में माल मंगवा दूं, तो एक ही बार में माल मंगवाने से हो सकता है कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाए, बट आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट तो एक बार में आएगी। ठीक है। आज मैं मान लो किसी ट्रैक्टर है या ट्रक में या रेलवे से कोई भी चीज मंगवा रहा हूं, तो चार्ज तो वही लगेगा, भले नंबर ऑफ यूनिट कम मंगाओ या ज्यादा मंगाओ। लेकिन आप समझना कि जब हम कोई माल मंगा रहे हैं और हम बोले कि नहीं हम तो एक ही बार में माल मंगा दें, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, हमने कहा ठीक है, लेकिन संग्रहण की लागत बढ़ जाएगी। और अगर आप उल्टा बोलो कि मैं थोड़ा थोड़ा माल मंगाऊंगा तो संग्रहण की लागत कम होगी, लेकिन बार बार ऑर्डर देने की लागत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हम ऐसी लागत पर माल मंगाए कि माल मंगाने पर हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाए, चाहे वो कैरिंग कॉस्ट की बात करो या हम बात करें हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट की, उसी को कहते हैं ईओक्यू। फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया है। बाकी सर रीऑर्डर लेवल क्या होता है? तो रीऑर्डर लेवल भी आप जो है वो समझ लो, मैं अलग कलर से लिखता हूं ताकि आपको मिसमैच नहीं होगा। रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम
रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, स्टॉक के लेवल से आपने पढ़े अलग पढ़े होंगे, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज लेवल और डेंजरस स्टॉक लेवल, ये भी आपने पढ़े होंगे। बाकी ये ऊपर की चीजें तो यहाँ से टर्म से रिलेटेड थी, वो भी आपको मैंने बता दी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट द एसेट्स आर वैल्यूड। एसेट्स का वैल्यूएशन किस पे करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित, जब खुद ही लागत कह रहा था, हम सब जानते हो लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा किस पर जो है वो बताई जाती है, तो वो कॉस्ट प्राइस पे बताई जाती है। जो आपकी एक्चुअल में लागत लगी है उसी पर आप जो है वो क्या करते हो, अपनी संपत्ति को दिखाते हो। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो कुल मिलाकर ध्यान रखना है, लागत अवधारणा के अनुसार हम हमारी संपत्ति को किस पे दिखाते हैं दोस्तों? हमेशा जो है वो किस पे दिखाएंगे? कॉस्ट पर ही यहां पर जो है वो दिखाएंगे। क्लियर है आप सभी को? आगे की ओर चले हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। आंसर भी देते रहिए आप सभी, ठीक है। वैसे आंसर आप दे ही रहे हैं, पर आंसर आप जो है वो आगे आगे कंटिन्यू देते रहिएगा। मेरे हिसाब से चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि आप डेप्थ में जाकर इन चीजों को यहां पर पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इसका तो यही है, होगा ना, मीन कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। किसमें कह रहे हो? अब लग रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, ऐसा नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। हम तो डेप्थ में जाके चीजें पढ़ रहे हैं। देखो आप, हर एक चीज को मैं पूरा कांस्टेंट प्राइस समझ रहा हूं, ये आपको पता लग गया। क्योंकि असेट्स, अच्छा अगर मैं बात करता हूं यहां पर असेट्स की जगह अगर हमारा इन्वेंट्री होता तो इन्वेंट्री आपको पता होगा कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर ये भी आपने पढ़ा होगा, विच ओवर इज लोअर, फिर यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया अगेन, अच्छा क्वेश्चन है कॉस्ट का भी। ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, तो हम सब जानते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है एक तरीके से हमारा ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ओवरहेड्स कहते हैं। तो आप सब जानते हो कि जब हमारा डायरेक्ट मटेरियल, समझना, जब हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं प्राइम बच्चों? प्राइम कॉस्ट। और जब हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि जब हमारी प्राइम कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट कि अगर आप क्या कर दो, टोटलिंग कर दो, तो वो क्या आ जाती है? वही हमारी होती है टोटल कॉस्ट। क्या दिक्कत है बताओ इस क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर भी आ चुका है, बिल्कुल सही है, पर मैं समझा रहा था, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसी को कहते हैं हम यहां पर अप्रत्यक्ष लागत। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइम कॉस्ट प्लस में ओवरहेड्स कर दूं तो ये भी टोटल कॉस्ट बन जाएगी, लेकिन यहां पर ओवरहेड्स करना पड़ेगा। ठीक है, और ओवरहेड्स आप जानते हो कौन सा होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब आप प्राइम कॉस्ट में ये दोनों जोड़ दो ना, तो ये भी हमारी एक तरह से क्या आ जाती है? टोटल कॉस्ट आ जाती है। मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है, क्यों? क्योंकि मटेरियल कौन सा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो इसलिए इसको हम इस बात को तो हम कैच भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों माने तो टोटल कॉस्ट है और बाकी तो लिखा हुआ गलत हो रहा है। और प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ो तो हमारा क्या आता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। आप सब जानते हो ये क्या आता है? ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आता है। तो पूरे क्वेश्चन को हमने पोस्टमार्टम कर दिया, हर एक ऑप्शन को भी हमने देख लिया कि कौन सा ऑप्शन यहां पर क्या कह रहा है, कौन सा ऑप्शन यहां पर क्या कह रहा है। उसके लिए भी प्लान करेंगे, मैराथन के लिए भी प्लान करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। फिलहाल हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको 8th क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? चलिए, अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको क्या करूं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बता देता हूं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए इतनी हेल्प और कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो देखो आप, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे निकालना है, तो देखो आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में क्या ऐड करोगे? डायरेक्ट लेबर
और डायरेक्ट लेबर में आप क्या ऐड करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये तीनों जब मिलते हैं तो क्या आ जाता है, आप सब जानते हो, जब ये तीनों मिलेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आएगी। क्या आएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। मतलब डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट लेबर में और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर आपने तीनों को इंक्लूड कर दिया तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल लागत। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट, या इसी को फ्लैट कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैट कॉस्ट, या इसी को फर्स्ट कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉस्ट, या फिर इसी को हम बेसिक कॉस्ट भी कहते हैं। ये चारों ही नाम इसी के हैं। इसमें से बहुत सारे तो ये नाम भी जानते नहीं होंगे, इसलिए आपको ये नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करें, आगे की ओर बढ़ते हैं। सर ये सब हो जाने के बाद प्राइम कॉस्ट में अगर आप ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, फैक्ट्री ओवरहेड। अगर आप क्या करो, कारखाना लागतों को ऐड कर दो, जिसमें क्या आता है, फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री हमारा जो है वो ऑयल, फैक्ट्री से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री सुपरवाइजर का वेतन हो गया, ये इसमें आएगा। ठीक है, ये जब ऐड कर दो तो फिर हमारी कौन सी लागत आ जाती है, तो वो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। क्या आ जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो वो आ जाएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक आपको क्लियर हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, या कॉस्ट ऑन वर्क्स भी कहते हैं, या वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं। बहुत सारे नाम इसके। अब अगर हम क्या करें, इसी में आपको ध्यान रखना है कि जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड कर दें, हम ऐड कर दें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को अगर हम ऐड कर दें, किसमें, इस फैक्ट्री कॉस्ट में, तो फिर हमें पता है कि क्या आ जाएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा जो है वो यहां पर कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन आ जाएगा, जिसको बोलते हैं सीओपी। क्या बोलते हैं, सीओपी। और जब हम, बिल्कुल देख लिया मैंने, बिल्कुल देख लिया है। यहां पर मैं कह रहा हूं उसके लिए भी प्लान करेंगे, मैराथन के लिए मैं बात करूंगा। आपका मैसेज हमारी टीम ने नोट कर लिया है, आपका मैसेज हमने देख लिया है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। प्राइम कॉस्ट प्लस एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, हाँ देख लिया मैंने, बिल्कुल रिपीट हो रहा है। वो उनको भी लग रहा है कि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल वो मैंने चेक कर लिया है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देख रहा है विनोद, आपके आईडी का नाम है क्या ये, ओके सर। मैराथन क्लास कब से स्टार्ट होगी, बिल्कुल मैंने देख लिया है, देख रहा है विनोद जी। ठीक है, तो बिल्कुल इसके लिए प्लान करेंगे। ठीक है, मोहित जी कह रहे हैं सर प्राइम कॉस्ट बराबर एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हो गई मूल लागत और एग्री कॉस्ट हो गई, अच्छा यस, इसका एक दूसरा नाम और है, बिल्कुल सही कह रहे हो, जो मैंने आपको इतने नाम और बता दिए। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम पहुंच गए। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अगर आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अगर आप ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कौन से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को आप क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे, तो आपको पता है कि क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और इस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में आपको क्या ऐड करना है, टोटल कॉस्ट में जब हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो आप प्लस कर दो, और अगर आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो आप लेस कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा, आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आपकी जो है वो सेल्स। ये ऐड किया, ये आ गया। इसमें अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर दो और लॉस है तो लेस कर दो, जो भी ऑप्शन है, तो आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी। यहां तक समझ में आ गया आपको। कॉस्ट का काम यहां तक होता है, और जैसे ही कॉस्ट का काम खत्म होता है फिर हमारा कौन सा काम शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का शुरू हो जाता है। यहां तक क्लियर आप सभी को। चलिए, ये तो हमारा कौन सा था, हम कह सकते हैं कि जब हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, व्हेन नॉट एनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, किसका, रॉ मटेरियल का, WIP का और फिनिश गुड्स का, तो फिर ये हमारी कॉस्ट शीट बनती है, जो मैंने आपको बता दी। ये चल रही है ना हमारी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या मैंने 8 का आंसर आपको बता दिया है,
टिक लगा दिया हमने। हाँ, 8 का आंसर हमने देख लिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा क्वेश्चन, जल्दी पढ़िए कि द हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड। आरबीआई का हेड ऑफिस कहां है? तो आप जानते हो आरबीआई क्या है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो वर्तमान में कहां है, हमारा मुंबई में है। लेकिन आपको पता होगा आरबीआई की स्थापना कब हुई है, समझना। आरबीआई की जो स्थापना है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है, 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। लेकिन उस समय आरबीआई का जो हेड क्वार्टर था ना, वो कहां था, किसी को पता है? उस समय कोलकाता में था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इस आरबीआई के हमने हेड क्वार्टर को मुंबई शिफ्ट कर दिया था। कब किया था? तो 1937 1938 में। ये आपको समझ में आया क्या? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप आरबीआई के बारे में जानते हो, आरबीआई के 4 रीजनल भी हमारे जो है वो सेंटर हैं, वो भी आपको पता ही होगा। आरबीआई की स्थापना आपको पता है, हिल्टन यंग आयोग आपने सुना होगा, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर जो है वो आरबीआई की स्थापना की गई थी। ये भी आपको मेरे हिसाब से चीजें पता होगी अच्छे से। क्लियर सभी को ये वाला? यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी आपको? चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यस, तो कोलकाता से हमने क्या किया 1937, अगर दोनों में से एक कह रहा है तो आपको ध्यान रखना है 1937 में हमने क्या किया, कोलकाता से इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां शिफ्ट हो गया, मुंबई के अंदर, ठीक है। और हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश आपने सुनी होगी आरबीआई की स्थापना के संबंध में, हिल्टन यंग आयोग, यंग आयोग, इसको बोलेंगे हिल्टन यंग कमीशन। On the recommendation of Hilton Young Commission, the RBI was established, ठीक है, on the basis of RBI Act 1934, ठीक है, इन मुंबई 1 अप्रैल 1935। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। पहले कौन सा था, पहले कोलकाता था, ये भी आपको मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर, इजी क्वेश्चन है, बैंकिंग का है। आरटीजीएस जिसकी फुल फॉर्म हमने सुनी होगी, इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या कहते हैं, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जिसे कहा जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके से रियल टाइम में हाई वैल्यू फंड ट्रांसफर का एक सिस्टम है। एक ही समय में, रियल टाइम का मतलब वास्तविक समय में, जब आपको क्या करना है, भारत के किसी भी 2 बैंकों के बीच में आपको क्या करना है, फंड ट्रांसफर करना है। तो आरटीजीएस इज यूज्ड फॉर इंस्टेंट एंड लार्जेस्ट वैल्यू फंड ट्रांसफर बिटवीन बैंक्स इन इंडिया। भारत के जितने भी बैंक्स हैं उन बैंकों में आपको क्या करना है कि 2 बैंकों के बीच में जल्दी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू फंड ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए होता है, इसको बोलेंगे रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसको क्या कहा जाता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। फॉर किसके लिए होता है, फॉर ट्रांसफर ऑफ हाई वैल्यू, फॉर ट्रांसफर ऑफ हाई वैल्यू फंड ट्रांसफर इन रियल टाइम बिटवीन बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम फंड कितना होगा इसमें, मतलब मिनिमम कितना अमाउंट होगा एक बार में, तो आपको ध्यान रखना है 2 लाख रुपीज। मिनिमम कितना रुपए होगा इसमें, 2 लाख रुपीज यहां पर जो है वो हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? तो आरटीजीएस इसके लिए यूज होता है, जनरली यूज फॉर इंस्टेंट एंड लार्ज वैल्यू फंड ट्रांसफर्स बिटवीन बैंक्स इन इंडिया। और मिनिमम अमाउंट कितना होता है इसमें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कम से कम यहां पर जो है वो 2 लाख रुपए के साथ में ही जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर जो है वो फिट की जाएगी। इसे कहा जाता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है। और ये भुगतान कैसे काम करता है, तो आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारा एक एनईएफटी होता है, उसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक होता है आईएमपीएस, जिसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये तीनों ही बैंकों की जो है वो क्या है, एक तरीके से बैंकों की ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज होती है। तो हमारा जो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है वो किस तरीके से ऑपरेट्स होता है, तो ये कंटिन्यूअस बेसिस पर ऑपरेट होता है और 24/7 आवर्स के लिए जो है वो काम करता है। क्लियर आप सभी को? तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जबकि हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो है वो यहां पर एनईएफटी आर्ली बेसिस पे काम करता है, हार्ली हम कह सकते हैं कि बेसिस पे काम करता है, और ये हमारा जो आईएमपीएस है ये भी हमारा जो है वो कंटिन्यू बेसिस पर काम करता है। क्लियर आप सभी को ये वाला?
ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट कहां आ रहा है, देखो रियल टाइम ग्रेप सेटलमेंट, ये गलत हो गया। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, यस बी इज द राइट आंसर, बी के अंदर आंसर हमारा आ चुका है। रोल टाइम आ रहा है, वैसे भी गलत हो गया, और रियल टेबल ये भी गलत हो गया। तो पता लगा दिया हमने कि कहां पर गलती जो है वो दिख रही है। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। कब आया था दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है आरटीजीएस आया था 2004 में। ठीक है, 2004 में। 2005 में आपको ध्यान रखना है हमारा एनईएफटी आया है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और 2010 में आया है आईएमपीएस, पेमेंट को त्वरित रूप से भेजने के लिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जिसको हम बोलते हैं, आईएमपीएस, ये 2010 में आया है। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट अभी आपको मैंने बता ही दिया किस बेसिस पे काम करता है, तो ये कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करता है। ये करता है आर्ली, और ये वापस क्या करता है, ये भी कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस है तो आपको पता है 24/7 मिनिमम अमाउंट कितना होगा, मैंने बताया 2 लाख रुपीज से। ठीक है, बाकी चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दी है कि आरटीजीएस क्या होता है, कैसे काम करता है। ये हमारा होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, जो मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी, अभी आपको मैंने बताया वही आ गया है हमारा एनईएफटी, जो कब लॉन्च हुआ है, तो 2000 यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी आपको मैंने बता ही दिया है, यहां पर सारी चीजें आपने देख ली होगी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, ये आ रहा नेशनल इलेक्ट्रिक, वैसे खत्म हो गया। फंड ट्रांसमिशन ये भी नहीं होता है, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, ये दोनों खत्म हो गए, वापिस सेम आ रहा है क्या, दोनों ऑप्शन वैसे भी सेम आ रहा है, लेकिन दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन वैसे भी गलत है। नेशनल इलेक्ट्रिक ये भी गलत हो गया, इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर ये सही था, लेकिन इलेक्ट्रिक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बिल्कुल सही है, ये डी के अंदर जो है वो आंसर आ रहा है। इलेक्ट्रिक नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, और ये आया था 2005 में। और कैसे वर्क करता है, तो आपको पता है ये काम करता है आर्ली बेसिस पर। कब लॉन्च हुआ, 2005 में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी क्लियर आपको, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसे हम जो है वो कह सकते हैं। चलिए 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ओटीपी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, देखो आप, ओटीपी इज अलाउड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड इट स्टैंड फॉर, ये कह रहा है ओटीपी खाता क्या काम करता है। ओटीपी खाता जब किसी खाते को हम वेरीफाई करते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें, मोबाइल का अमाउंट हो, या और भी कोई हम कोई नया डेटा फीड करते हैं पहली बार, तो हमें ओटीपी पूछा जाता है एप्लीकेशन पे या किसी भी और मोड पे। तो ये कह रहा है ओटीपी खाता सत्यापन के लिए किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, तो हम सब जानते हैं ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है, वन टाइम, ये क्या होता है, एक तरीके से वन टाइम पासवर्ड है, यूज फॉर टेम्परेरी सिंगल टाइम में होता है, सिंगल शॉर्टेज टाइम में होता है, मतलब 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ऐसे ही रहता है जनरली। ठीक है, आंसर भी इजी है, सबका आ रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, वन टाइम पासवर्ड्स। तो ऐसी टर्म्स भी हमें कभी कभी जो है वो क्या होता है, पूछा होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ टर्म हमें बहुत लगती इजी है, 10 बार हम देखते हैं दिन में, लेकिन फुल फॉर्म के ऊपर हम कभी भी नहीं जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी आपने क्यूआर कोड यूज किया होगा, आपने पेमेंट ट्रांसफर किया होगा गूगल पे, फोन पे, भीम, यूपीआई या बैंकिंग ट्रांसफर से किया होगा, एसबीआई योनो आपने यूज किया होगा, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं कि क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है। हम बोलते हैं क्यूआर कोड, क्यूआर कोड, क्या किसी को पता है क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है। हम क्या करते हैं, बहुत सारी टर्म्स हमारे दिल में हम काम में तो लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे ओटीआर है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ये पता होना चाहिए। ओएमआर क्या होता है, तो ऑप्टिमल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है, इसलिए हमारी ओएमआर मार्क्स को कंप्यूटर क्या करता है, हमारे वो जो डॉट्स हमने भरे हैं उसको वो चेक करता है, रिकॉग्नाइज करके एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जो हमने गोला भरा है उसको चेक करता है। ठीक है, तो क्यूआर कोड आपने सुना होगा, तो क्यूआर का मतलब क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्ड, समझ में आया आपको, तो ऐसी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, वन टाइम बिल्कुल सही कहा, क्विक रेस्पॉन्स होता है, बिल्कुल। तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्विक रेस्पॉन्स कोड, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें बहुत इजी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और एग्जाम में जब वो 4 ऑप्शन आते हैं तो हम चकरा जाते हैं, और वो चक्कर हमें आंसर के गलत की ओर हमें लेके चला जाता है। समझ में आया आपको, तो एनईएफटी भी हमारा हो गया, तो हमें पता लग गया टेम्परेरी पासवर्ड होता है वेरिफिकेशन के लिए। क्या होता है, ओटीपी। तो ओटीपी इज अ सिक्योरिटी फीचर्स यूज्ड टू ऑथेंटिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एज ए लॉगिन वैलिड फॉर अ सिंगल सेशन। केवल एक ही सेशन के लिए क्या होता है, ये सिंगल सेशन के लिए ही हम कह सकते हैं कि यहां पर वैलिड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो टेम्परेरी होता है ये सिंगल टाइम के लिए, या यूं कह सकते हैं कि वैलिड फॉर
सिंगल सेशन, मतलब अगर आपने ओटीपी आने के बाद गलत भी डाल दिए तो फिर आपको नए ओटीपी जनरेट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वन टाइम पासवर्ड है, 2 टाइम्स इसको आप यूज कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 13 आपके सामने, ईएफटी स्टैंड फॉर, ये भी आपके सामने आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर। तो ये हमने अभी जो एनईएफटी की बात करी उसी से रिलेटेड है। ईएफटी रेफर्स टू एनी ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन्वॉल्व वाया इलेक्ट्रॉनिक मींस। इलेक्ट्रॉनिक मींस से जब हम कोई भी ट्रांजेक्शंस करते हैं तो उस सब ट्रांजेक्शंस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहा जाता है, जो हमारे सी ऑप्शन के अंदर आ रहा है। क्या एक तरीके से क्या कह सकते हैं? रेफर्स टू ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। चाहे हमने बात करी एनईएफटी हो गया, हमने बात करी थी अभी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, या हमने बात करी आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, अभी जो हम बात कर रहे थे सारी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये सारा हमारा हो जाएगा, ठीक है। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ईएफटी ब्रॉड टर्म होती है फॉर डिजिटल फंड पेमेंट के लिए। डिजिटल फंड पेमेंट के लिए एक ब्रॉड टर्म है जिसमें छोटी छोटी टर्म्स इंक्लूड होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है? ईएफटी क्या है? एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे एक आपने सुना होगा ईसीएस भी सुना होगा, एक शब्द आता है ईसीएस, आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको भी करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज आपने सुना होगा, ईसीएस जिसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपके सामने, व्हेन वाज डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप्ड? डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो कब डेवलप्ड हुआ था? 1970, 1984, 1990 या 1999? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1990 में हुआ था, 1990 में इन्वेंटेड हुआ था बाय टिम बर्नर्स। आपने ली सुना होगा, टिम बर्नर्स ली, आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1990 आंसर हो जाएगा। ये इसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था। इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स ली, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू जिसके लिए हम बोलते हैं, तो क्या है? एक वर्ल्ड वाइड वेब है, हम बोलते हैं वेबसाइट है। तो वर्ल्ड वाइड वेब वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स ली इन 1919 एट CERN, रिवोल्यूशनाइजिंग इंटरनेट यूज। किसके लिए? इंटरनेट यूज के एक तरीके से उद्गम के रूप में, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है वो इसको यूज किया गया था। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है ये चीज आपको? तो किसके लिए यूज हुआ था? ठीक है, चलिए तो 99 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉनिक फंड सेटलमेंट सिस्टम। क्वेश्चन को समझिएगा और अपना आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन टू मेनी इलेक्ट्रॉनिक फंड सेटलमेंट सिस्टम, इनमें से कौन सा कई लोगों के लिए एक ही इलेक्ट्रॉनिक फंड सेटलमेंट प्रणाली है? आरटीजीएस नहीं, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है तो एनईएफटी नहीं, तो ईसीएस हो जाएगा, ईसीएस क्रेडिट सिस्टम। यस, सी इज द राइट आंसर। और ईसीएस वही है जिसके लिए मैं बात कर रहा था, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। और इसके लिए हम इसको क्यों यूज करते हैं? तो हम ईसीएस के थ्रू क्या करते हैं, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यूजेस फॉर सैलरीज, पेंशन, जितने भी हम ऐसे पेमेंट जो एक ही बार में बल्क में किए जाते हैं, तो ये क्या करता है एक तरीके से, तो ईसीएस हमारे सामने एक क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में होता है, जो क्या करता है कि दूसरों के खातों में जो हम क्या करते हैं, जैसे सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, या कोई भी ऐसा अमाउंट जो हमें एक साथ बल्क में कई लोगों को ट्रांसफर करना होता है, तो उस समय हम जो फैसिलिटीज यूज करते हैं उसको कहते हैं ईसीएस फैसिलिटीज। तो ईसीएस credit allows a single entity to credit funds to multiple recipients. It enables bulk transfer of funds whether the making salaries payments, pension payments या एक्स्ट्रा जो भी हमारे सरकार की योजनाएं होती है, तो उस समय ईसीएस फैसिलिटी को आप यूज कर सकते हैं। तो इट enables bulk transfer of funds, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइक सैलरी, पेंशन,
ठीक है, या और भी कोई गवर्नमेंट का बेनिफिशियरी कोई हम कह सकते हैं कि अमाउंट है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, आप जो है वो, ठीक है, आप ईसीएस का यूज कर सकते हो। और बात करें ईसीएस को लेकर तो ये क्लियर हो गया है, बाकी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। आरटीजीएस क्या होता है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, और एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस मैंने बताया 2004 में आया, मिनिमम कितने रुपए होते हैं इसमें, 2 लाख रुपए ट्रांसफर होते हैं। और लार्जेस्ट हाइक वैल्यू ट्रांसफर करनी हो आपको, लार्जेस्ट हाइक वैल्यू ट्रांसफर करते हो तो फिर आप आरटीजीएस का यूज करोगे, ठीक है, 2 बैंकों के बीच में, ठीक है। और एनईएफटी क्या करता है, ये आर्ली बेसिस पे काम करता है, ये आया था 2005 में। और आईएमपीएस भी लिख लो, ये आया है 2010 में, ठीक है। और क्या करता है हमारा जो है वो ईसीएस क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के रूप में काम करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि बल्क में सर्विसेज देता है, कि जब एक प्रकार का सेम प्रकार का अमाउंट कई लोगों के खातों में एक साथ डालना हो तो हम ईसीएस सर्विसेज का यूज करते हैं। क्लियर है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉमन कम्युनिटी इन क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स। ये कह रहा है ई कॉमर्स में, आपने शायद इंटरनेट बिजनेस या इंटरनेट ट्रेड में या ई कॉमर्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो हमारी सर्विसेज होती है उसमें कह रहा है कि ई कॉमर्स के दृष्टिकोण से इनमें से कौन सबसे अधिक प्रयोग होता है। सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कॉमर्स, बिजनेस टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो आप जानते हो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, क्योंकि हाई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम यहां पर कवर होती है, तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। यहां पर क्या होता है, इसको बोले हैं उच्च लेन देन मात्रा। क्लियर है सबको। तो ये हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, एक तरीके से ऐसा ई कॉमर्स इन्वॉल्व करता है जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे हो रहे हैं बिटवीन बिजनेस, जैसे होलसेलर से रिटेलर के बीच हुआ, या हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर से होलसेलर के बीच हुआ, ठीक है, एंड हैज द हाईएस्ट ट्रांजेक्शन वॉल्यूम एज ए ग्लोबली। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिजनेस टू बिजनेस यहां पर सबसे अधिक प्रयोग हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस, लाइक होलसेलर टू रिटेलर, या रिटेलर टू होलसेलर, दोनों हो सकते हैं, या फिर प्रोड्यूसर टू रिटेलर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक मनी मींस, प्लास्टिक मनी का मतलब क्या होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत हो बहु, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हो कि यहां पर बहुत हो जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक मनी का मतलब क्या हुआ कि हम जब डेबिट कार्ड के थ्रू हमारे खाते में जितने भी पैसे हैं उसके थ्रू लेन देन करते हैं, और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हमें उधार की फैसिलिटी मिलती है एक लिमिटेड सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। तो ऐसे में क्या है, दोनों ही क्या है, एक तरीके से हमारा ऐसा तरीका है जिसमें हम मनी का ही प्रयोग कर रहे हैं। डेबिट कार्ड का मतलब क्या हुआ कि हम एटीएम में गए, हमने डेबिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन किया और पैसे निकाल दिए। तो प्लास्टिक मनी का मतलब ही क्या है कि ऐसा कार्ड जो कि इशूड किया जाता है बैंक के द्वारा, किसके लिए, तो पेमेंट्स के लिए, या हम कह सकते हैं खातों में लेन देन के लिए, या पैसे निकालने के लिए। क्लियर है आप सभी को। तो प्लास्टिक मनी सीधी सी हो जाती है इशूड बाय बैंक। ठीक है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हमको यहां पर जो है वो क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। जरूरी नहीं कि बैंक ही हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी हो सकता है, एयरटेल पेमेंट बैंक हो सकता है, ये भी कह सकते हो इशूड बाय बैंक्स। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, विच कमांड इज टू बी गिवन टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट कीबोर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को, किसी पीडीएफ को प्रिंट निकालना हो तो आप क्या करोगे, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। बताइए, कंट्रोल पी करोगे, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एन, या जेड। तो आप जानते हो जेड तो हमारा अंडू के लिए होता है, ठीक है, एन किसके लिए होता है, न्यू फाइल के लिए होता है, बहुत इजी है। और एस किसके लिए होता है, सेव के लिए। तो बचा क्या, कंट्रोल पी, ये सबसे आप जानते हो यूनिवर्सल है, सिस्टम है। पी क्या होता है, कंट्रोल पी का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज को प्रिंट दे सकते हो, और ये शॉर्टकट ही होती है, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द पार्ट विच प्रोसेस द डेटा इज कंप्यूटर नेम्ड इज। कंप्यूटर का वो भाग जिसमें डेटा प्रोसेस होता है। तो आप जानते हो कंप्यूटर का दिल दिमाग कौन है, कंप्यूटर का दिल दिमाग और आत्मा होता है सीपीयू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। और सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि यही कंप्यूटर का क्या होता है, यही कंप्यूटर का जो है
वो हार्ट या यूं कह सकते हो कि हेड कह सकते हो कंप्यूटर का, दिमाग जिसको हम कह सकते हैं, कंप्यूटर का हार्ट और हेड इसी को कहा जाता है। तो सब कुछ काम कहां होगा? सीपीयू के थ्रू होगा, सीपीयू के थ्रू ही यहां पर जो है वो सारा काम किया था। शायद एक बार इसको हमें डाउनलोड करवानी पड़ेगी यूट्यूब से। अब क्या करें? डाउनलोड करवा देंगे यूट्यूब से, डाउनलोड। किसने बोला भी आवाज नहीं आ रही? चलो पहले खत्म कर रहा हूं मैं, डाउनलोड करवा देंगे यूट्यूब से। ठीक है, तो कंप्यूटर का वो भाग जिसमें डेटा प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम यहां पर सीपीयू कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लेन। लेन इज रिटन एज, लेन को क्या लिखा जाता है? लाइट एरिया नेटवर्क, गलत। लोकल एरिया नेटवर्क, यस, बी इज द राइट आंसर। लोकल एक्टिव गलत हो जाएगा और नन ऑफ द हो नहीं सकता, आंसर हो जाएगा। और ये क्या करता है हमें, आप जानते हो, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है वो क्या करता है? ये नेटवर्क की फैसिलिटी देता है इन लिमिटेड एरिया। ठीक है, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट इन लिमिटेड ठीक है, फैसिलिटी देता है हमको किसकी? इंटरनेट की, और एक लिमिटेड एरिया में देता है। किसमें देता है? एक लिमिटेड एरिया में ही ये हमें क्या करता है कि यहां पर नेट की फैसिलिटी देता है। क्लियर है आप सभी को ये वाला? ये हमारा क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क वाला काम भी क्लियर है। ठीक है, लोकल एरिया क्लियर हो गया आपको सभी को? लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ये हमें क्या करता है? नेटवर्क की फैसिलिटी देता है। लिमिटेड सर्टेन एरिया, या इसको कह सकते हो आप लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ईमेल इज रिलेटेड टू, मेरे हिसाब से इसमें बहुत कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इलेक्ट्रोमिक है, ये भी देखो आप, मेक आ गया और निक आ गया, दोनों अलग अलग है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ एंट्री मेल है, गलत हो गया। यहाँ इलेक्ट्रिक है इसलिए गलत हो गया, और यहाँ एम आ रहा है, क्या आ रहा है, इसलिए गलत हो गया। देखो इतना बारीक भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ईमेल आप सब जानते हो, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक दूसरे को मेल करते रहते हैं, तो आप सब जानते हो, ये कोई नई चीज नहीं है, सभी इससे जो है वो मेल जो है वो इंट्रोड्यूस है। चलिए, फेमिलियर इस वर्ड से हम सब जानते हैं, सभी परिचित है, तो ईमेल हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए, कंप्यूटर वायरस इज, कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर या नन ऑफ द बोथ? तो हम सब जानते हैं कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो वायरस इज अ टाइप ऑफ मिलीशियस सॉफ्टवेयर जिसे कहा जाता है। वायरस इज अ टाइप ऑफ, वायरस इज अ टाइप ऑफ मिलीशियस सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है? एक तरीके का, हम बोलते भी हैं कंप्यूटर में वायरस घुस गया, इसका मतलब क्या है? वो सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ मिलीशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं मेलवेयर, दैट रिप्लाइज इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर प्रोग्राम्स फाइल्स। इट इज अ हार्डवेयर और बायोलॉजिकल, इट इज नॉट अ हार्डवेयर और बायोलॉजिकल बैक्टीरिया। ये कोई बैक्टीरिया या एक तरीके से हार्डवेयर नहीं है, बल्कि एक्चुअल में क्या है? ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलसीडी इज नेम्ड एज, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लाइट क्रिस्टल डायोड, या लिक्विड क्रिस्टल डायोड, या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या लिक्विड क्रिस्टल डायनेमो। तो आपने पढ़ा होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे कहा जाता है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो सी के अंदर जो है वो इसका आंसर आ रहा है। ये होती है हमारी एलसीडी की फुल फॉर्म, हम कहते हैं कि एलसीडी स्क्रीन है। तो एलसीडी क्या है? एक तरीके से स्क्रीन है, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन लिक्विड क्रिस्टल्स, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि लिक्विड क्रिस्टल पर बेस्ड है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन लिक्विड क्रिस्टल सिस्टम। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ आईएफएससी कोड? ये कह रहे हैं कि आईएफएससी कोड के लिए कितने डिजिट्स की हमें रिक्वायर होती है, जो मैंने आपको बताया था आईएफएससी को लेकर, ठीक है। तो आईएफएससी के अंदर कितना यहां पर होता है? आपने नाम सुना होगा जिसको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहा जाता है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे एसबीआई का मैं आपको बताऊं, एसबीआईएन, कुछ मुझे याद है इसलिए बता रहा हूं, तो इसको आप देखोगे ना तो आपको आंसर यहां पर आराम से मिल जाएगा। एक बार आप इसको देखो तो आपको मेरे हिसाब से आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, अब इसमें कितने डिजिट है देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आंसर हमारा आ चुका है यहां पर सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड जिसे हम कहते हैं, सिस्टम कोड, क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 11 डिजिट हो जाएंगे। तो आईएफएससी कोड आपने सुना होगा, जब हम किसी को बैंक से पैसा ट्रांसफर कर रहे होते हैं या बैंकिंग टर्म में हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको आईएफएससी कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, आईएफएससी कोड कहते हैं। तो एक तरीके से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है, आपने चेक के ऊपर बहुत सारी जगह देखा होगा। तो जब भी हम बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी और के अकाउंट में जब पैसा हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि आपका सर फुल नेम क्या है, आपका अकाउंट कोड, अकाउंट नंबर दीजिए और आपका आईएफएससी कोड दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इससे पता लग जाता है कि वो किस लोकेशन में, किस एरिया में जो है वो यहाँ पर बैंक है। तो द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसे कहा जाता है, जो कि 11 डिजिट का हम कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिकल क्यों, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिक भी नंबर यहाँ पर होते हैं, ठीक है। यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, तो जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करते हैं, चाहे एनईएफटी हो गया या आरटीजीएस हो गया, क्लियर आप सभी को। चलिए, तो इसको कहते हैं अल्फा, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारे क्या हो गए, ये अल्फाबेट है और ये क्या है, ये नंबर्स है। और किसके लिए यूज करते हैं इसको, द यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, लाइक अभी बताया मैंने आपको, जैसे आप एनईएफटी कर रहे हो किसी को, या नेट बैंकिंग हो गया, या हम कह सकते हैं एक तरीके से हमारा आरटीजीएस हो गया। ये जितने भी हम पेमेंट्स करते हैं ना, इन सबके लिए हम इस एनईएफटी के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि आईएफएससी कोड को यूज करते हैं। क्लियर आप सभी को। तो 11 डिजिट का कोड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट C2C कॉमर्स। ये तो बहुत इजी है, कस्टमर्स टू कस्टमर्स इसे कहा जाता है। C2C का मतलब क्या है, कस्टमर्स टू कस्टमर्स कहा जाता है। तो इसमें जो है वो ये होता है ना, जो ईबे होता है, ईबे जो .com है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको 4 माध्यम बताए थे, कस्टमर्स टू कस्टमर, कस्टमर्स टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, इस तरीके से अभी हमने जो बात करी है, ठीक है। चलिए, और आज का एक तरीके से अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर अंतिम आपके सामने आया है 26वां, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट इन फंड ट्रांसफर। इनमें से कौन सी प्रणाली कोषों के स्थानांतरण की सबसे तीव्रतम प्रणाली है। कोषों का जल्दी से आपको पेमेंट करना है तो वो कौन सी प्रणाली हो जाएगी, तो वो होती है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जिसको कहा जाता है, इसको हम बोलेंगे आईएमपीएस। क्या कहते हैं, आईएमपीएस, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। और ये प्रणाली कब आई थी, ये आई थी 2010 में। किस बेसिस पे काम करती है, तो ये बात करती है कंटिन्यूअस बेसिस पे। क्लियर आप सभी को। आरटीजीएस क्या है, तो मैंने आपको बताया था, आरटीजीएस हमारा 2004 में आया था और इसका पूरा नाम क्या है आरटीजीएस का, तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जिसे कहा जाता है। 2004 में आया और ये भी काम कैसे करता है, तो ये भी कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करता है, ठीक है। और आरटीजीएस क्या करता है, भारत के 2 बैंकों के बीच में आपको जल्दी से पेमेंट ट्रांसफर करना है। किस टाइम में, रियल टाइम में। पेमेंट डाला और खाते में पहुंच गया, उसको बोलते हैं रियल टाइम। तो ये आपको बताएं कि मिनिमम कितने अमाउंट पे काम करता है, मतलब कितना अमाउंट होगा तभी आरटीजीएस करवा सकते हो। तो देखो अमाउंट बहुत बड़ा रखा है, 2 लाख रुपए का कम से कम अमाउंट होना चाहिए, तभी आप आरटीजीएस कर सकते हो। और ये होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और ये आया था 2005 में। और ये किस बेसिस पे काम करता है, तो आपको मैंने बताया ये आर्ली बेसिस पर जो है वो काम करता है। तो सारी बातें मैंने बता दी, आंसर हो जाएगा 26 का, यहां पर जो है वो बी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने, इन विच ईयर द 14th बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कब किया गया था, फुल डेट इसकी मैं बता देता हूं, इसकी फुल डेट है 19 जुलाई 1969 में, ठीक है। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है, जिनकी हम जानते हैं उनकी उस समय प्रदत्त पूंजी कितनी थी, 50 करोड़ रुपए थी। कितनी थी, 50 करोड़ रुपए थी। उन 19 बैंकों का हमने सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया था। उसके बाद आपको एक और डेट पता होगी, 15 अप्रैल 1980 को हमने जो है वो 6 बैंकों का क्या किया, और राष्ट्रीयकरण किया, जिनकी पेड अप कैपिटल कितनी थी, तो याद रखना आपको 200 करोड़ रुपए थी। उसके बाद और राष्ट्रीयकरण हुए, कम भी होते गए। इस तरीके से 14 के बाद 6 बढ़े, 20 हुए, ऐसा भी आपने सुना होगा।
14 के बाद क्या हुआ था, 14 के बाद 6 का ये हुआ, तो ये 20 हो गए, 20 में से 1 हट गया, फिर 19 हो गए। इस तरीके से और माइनस होते होते वर्तमान में अगर आपको पता होगा राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, पता है किसी को, तो वो है 11। कितनी है? और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पूछे तो 12 और ये आपको पूछे तो वर्तमान में 11 हो चुके हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, वर्तमान वाला भी आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन वापस आ गया, कोई बात नहीं। द हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड, आरबीआई का मुख्यालय कहां, पहले आपको मैंने बता ही दिया, ये मुंबई के अंदर है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 1937 में लाए थे आरबीआई का यहां पर। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई है, तो आरबीआई एक्ट 5 मार्च 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की जो स्थापना है वो हुई है 1 अप्रैल 1935 को। अभी कहां है आरबीआई का ऑफिस? मुंबई। पहले कहां था? तो कोलकाता में था, और कोलकाता से मुंबई जो शिफ्ट हुआ है वो ईयर आपको याद रखना है 1937 हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो इस तरीके से आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर हमने टॉप 28 एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्यों आए होंगे अच्छे समझ में, बताइए? क्योंकि मैंने आपको डेप्थ में जाके पढ़ा है। केवल 28 क्वेश्चन में हमने इतना टाइम लिया, क्यों? क्योंकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके, चीजों को समझते हुए आप चले। केवल आंसर करके आगे बढ़ना होता तो कोई उसका इतना सेंस नहीं रहता जितना। हाँ, आरबीआई नरसिम्हा समिति, यस, बैंकिंग सुधार 1991, बैंकिंग सुधारों समिति पूछे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बैंकिंग सुधारों से संबंधित समिति पूछे तो नरसिम्हा समिति हो जाएगी, 1991 वाली हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, एफएम, कॉस्ट और हमारा जो कंप्यूटर हो गया, हमारा बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स हो गई, उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। पेपर हालांकि उसमें बहुत ईजी थे, आज का पेपर का पैटर्न बदल गया है, पर पीवाई क्यों कर रहे हैं? अदरवाइज पेपर का पैटर्न अभी बदल चुका है, अभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं वो बिल्कुल। सिडबी 1990 सही है। सिडबी का हमें बताओ, लो हेडक्वार्टर कहां है, कौन बताएगा? सिडबी की स्थापना हुई है 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहां है सिडबी का? तो आपको ध्यान रखना लखनऊ में, क्योंकि एकमात्र सिडबी ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। एसबीआई गोरेवाला, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला समिति की सिफारिश पर जो है वो एसबीआई की स्थापना हुई है। ठीक है, सिडबी का आपको ध्यान रखना है, मुख्यालय कहां है? लखनऊ में। सिडबी ही एक ऐसा बैंक है, और सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यस, लखनऊ, बिल्कुल आपने सही कहा। सिडबी का लखनऊ है, बाकी सबके मुंबई इधर ही है, लेकिन लखनऊ सिडबी का है। और सिडबी की स्थापना कब हुई? तो 2 अप्रैल 1990 को हुई है। क्लियर आप सभी को? चलिए, तो इसी के साथ क्लास को पूरा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी जो है वो आप यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।